हेलो गाइस, वी आर स्टार्टिंग ड्राफ्टिंग। और पहले हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसमें है बेसिक ऑफ ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग। तो कोशिश करते हैं कि ड्राफ्टिंग, सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट को उठाने से पहले सबसे पहले वर्ड जो आता है ड्राफ्टिंग, ये ड्राफ्टिंग होता क्या है, ड्राफ्ट करने को क्या कहते हैं। ड्राफ्ट कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैंने इतना सा लिखा है, ये भी एक ड्राफ्ट किया हुआ इंस्ट्रूमेंट है या ड्राफ्ट करा हुआ कोई ना कुछ चीजें हैं यहाँ पर। तो हम ड्राफ्टिंग किसे कहेंगे? ड्राफ्टिंग कहा जाता है कलेक्शन एंड प्लेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर। अब वो मैटर क्या होगा? मैटर होगा जो आपका मैटर किसी, या तो आपका किस रिगार्डिंग आपने क्या नाम है ड्राफ्टिंग करी है, या तो किसी एप्लीकेशन की फॉर्म में करी है, या फिर नोटिस की फॉर्म में करी है, किसी अदर फॉर्म्स के अंदर की है। तो आपने कलेक्शन, प्लेसिंग, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको एक मैनराइज और लॉजिकल मैनर में सामने वाले को प्रेजेंट किया है, ताकि सामने वाला इस चीज को समझ पाए कि आप लिखी हुई चीज के माध्यम से सामने वाले को क्या समझाना चाहते हो। तो ड्राफ्टिंग ये होता है। अब ड्राफ्टिंग को अगर हम देखें, हम जो लीगल सेंस में पढ़ते हैं, तो मैं कहूंगा ड्राफ्टिंग है प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। जो हमें पढ़ना है, ड्राफ्ट तो कुछ भी होता है, ड्राफ्ट कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमको पढ़ना है वो प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, या तो हम उसे एग्रीमेंट की फॉर्म में पढ़ेंगे, या हम उसे कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में पढ़ेंगे, या हम उसे डीड की फॉर्म में पढ़ेंगे। आगे जाके बताएंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स तो एग्रीमेंट भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, डीड भी है, लेकिन किस फॉर्म में किसको पढ़ा जाएगा वो हम समझाएंगे। सेकंड चीज, ये फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट आता है ड्राफ्टिंग कैसे की जाए। तो दो ही प्रोसेस होते हैं, पहला थिंक और दूसरा कंपोज। जो भी आपके थॉट्स हैं उनको कलेक्ट करके और एक लॉजिकल मैनर में सामने वाले को प्रेजेंट करना ड्राफ्टिंग कहलाता है। पर हमारे लिए हम ड्राफ्टिंग नहीं पढ़ रहे, हम लीगल ड्राफ्टिंग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लॉ को इंपॉर्टेंस देंगे, प्लस में उसमें फैक्ट्स इंक्लूड करेंगे। थर्ड, लैंग्वेज। आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर ड्राफ्ट करोगे वो नहीं चलेगा, डिपेंड करता है कि उस प्लेस पर कौन सी ड्राफ्टिंग है। अगर हम ड्राफ्टिंग देखें तो कितने काइंड्स ऑफ ड्राफ्टिंग क्या होती है। पहला, स्टैट्यूटरी ड्राफ्टिंग। सेकंड, कॉमर्शियल। और थर्ड, जुडिशियल। समझते हैं तीनों को। स्टैट्यूटरी ड्राफ्टिंग का मतलब हुआ है कि कोई एक्ट्स बनाना, रूल्स बनाना, रेगुलेशंस लेकर आना, जो पार्लियामेंट करती है। हम लोग नहीं करते उसको, ये पार्लियामेंट करती है, और उसकी जो टीम होती है पार्लियामेंट, उनकी लीगल टीम होती है जो बिल्स वगैरह प्रिपेयर करती है, वो स्टैट्यूटरी ड्राफ्टिंग करती है। सेकंड आता है कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग। कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग हो गया जैसे कि कोई सी भी डीड आपने बनाई, एग्रीमेंट जैसे रेंट एग्रीमेंट बनाया, सेल एग्रीमेंट बनाया, तो ये कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग हुई। थर्ड आया जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब कि जो आपको जज के सामने प्रेजेंट करनी है जो ड्राफ्टिंग, लाइक आज की डेट में एनसीएलटी, एनक्लैट में जो भी हम एप्लीकेशंस लगाते हैं, रिप्लाई लगाते हैं, रिवीजन की एप्लीकेशन लगाते हैं, पेटिशंस लगाते हैं, वो सब जुडिशियल ड्राफ्टिंग के अंदर आएगा। तो दोबारा से देखते हैं जितना हमने पढ़ा है। बेसिक ऑफ ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग क्या है? कलेक्शन एंड प्लेसिंग ऑफ द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर। जैसे एप्लीकेशन हो गया, नोटिस हो गया। अगली चीज आ गई कि ड्राफ्टिंग कुछ नहीं है, ड्राफ्टिंग है जस्ट प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट या तो एग्रीमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, डीड हो सकता है,
इनको प्रिपेयर, हम इसके बारे में, हम लीगल डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल ड्राफ्टिंग को नहीं पढ़ रहे। ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, पहले थिंकिंग प्रोसेस देन कंपोज इट। कंपोज और ये थिंकिंग प्रोसेस सबसे पहले क्या करा जाएगा, हमको देखना पड़ेगा कि लॉ, फैक्ट्स एंड लैंग्वेज, ये तीनों मिलकर हमारी एक लीगल ड्राफ्टिंग को पूरा कंप्लीट करती है। अगला टॉपिक आया है काइंड ऑफ ड्राफ्टिंग। तो तीन ही तरह की ड्राफ्टिंग होती है, स्टैट्यूटरी ड्राफ्टिंग, कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग, जुडिशियल ड्राफ्टिंग। स्टैट्यूटरी ड्राफ्टिंग के अंदर आता है एक्ट्स, रूल, जो पार्लियामेंट और उनकी टीम बनाती है। कॉमर्शियल के अंदर क्या होते हैं, डीड्स, एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, ये सब कॉमर्शियल के अंदर आती है। जुडिशियल एग्रीमेंट वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी ड्राफ्टिंग जो किसी जज के सामने, जैसे हम क्वासी जुडिशियल बॉडी एनसीएलटी एनक्लेट के सामने एप्लीकेशन, अपील, रिवीजन, रिप्लाई वगैरह फाइल करते हैं, उसे हम जुडिशरी ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग आपको समझ आ गया होगा कि पहला टॉपिक ड्राफ्टिंग क्या है। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है कन्वेंसिंग। कन्वेंसिंग कुछ नहीं है, ये कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग है। अभी हमने तीन तरह की ड्राफ्टिंग पढ़ी थी। ड्राफ्टिंग तीन तरह की होती है, स्टैट्यूटरी, कॉमर्शियल और जुडिशरी। तो जो एक कॉमर्शियल वाली है उसी को कन्वेंसिंग कहते हैं। मतलब कि अगर कन्वेंसिंग होने के लिए सबसे पहले ड्राफ्टिंग होनी जरूरी है, और ड्राफ्टिंग भी तो किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो ड्राफ्टिंग के अंदर क्रिएशन ऑफ राइट्स मौजूद होने चाहिए, और लेकिन वो राइट किस चीज के, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो दोबारा से समझते हैं, कन्वेंसिंग इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ ड्राफ्टिंग दैट इज कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग। In other words, we can say that convincing include drafting and drafting plus creation of right. राइट किस चीज के, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के, तो वो जाके कन्विंसिंग बनाते हैं। तो समझ आ गया कि ड्राफ्टिंग बड़ा है कन्विंसिंग से। क्यों? ड्राफ्टिंग तो तीन तरह की होती है, 1, 2, 3, उसी का तो एक पार्ट कन्विंसिंग है। तो हम कह सकते हैं ऑल कन्विंसिंग आर ड्राफ्टिंग बट ऑल ड्राफ्टिंग इज नॉट अ कन्विंसिंग। अब ड्राफ्टिंग और कन्विंसिंग में अगर हमको डिफरेंस देखना है तो ऑब्वियसली ये वाइडर टर्म है, ये नैरो टर्म है। इसके अंदर मेनली जो सिर्फ कॉमर्शियल वाले आएंगे, जैसे कि कॉमर्शियल वाले में क्या थे, दोबारा से याद करो, सेल एग्रीमेंट, डीड वगैरह, ये सब कॉमर्शियल के अंदर आते हैं। और हमारे ड्राफ्टिंग के अंदर किसी भी प्रकार के आ सकते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जिसके अंदर कोई राइट्स वगैरह क्रिएट नहीं हो रहे, जुडिशियल वाले, वो सब इसी के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। कन्विंसिंग के अंदर अभी कन्विंसिंग डिफाइंड का है, कन्विंसिंग डिफाइंड है हमारा इंडियन स्टैम्प्ड एक्ट में। ड्राफ्टिंग कहां इंक्लूड है, ड्राफ्टिंग जनरल क्लॉज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस हुआ। अगर कोई अगर डिफरेंस भी हमसे पूछ ले ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग के बीच में डिफरेंस, तो ये वाइडर टर्म है, ये नैरो है। इसके अंदर ये क्या नाम, इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग इंक्लूड करती है कन्विंसिंग को, ये इंक्लूड नहीं करती। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे थे, इससे पहले हमने एक टॉपिक दोबारा से पीछे छोड़ा था जो मैंने, कि तीन तरह की लीगल डॉक्यूमेंट्स हमको प्रिपेयर करने, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड। इन तीनों में आप डिफरेंस समझते हैं, ये तीनों चीज हैं क्या। ड्राफ्टिंग समझ आ गई, कन्विंसिंग समझ आ गई, प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और डीड। एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ, मैंने आपसे कुछ काम के लिए प्रपोजल रखा, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज एग्रीमेंट। मतलब एक ऑफर प्लस में एक्सेप्टेंस बना देता है एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट ओरल हो सकता है? यस। क्या एग्रीमेंट रिटर्न हो सकता है? यस। कहां लिखा है?
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन भी इंक्लूड करना जरूरी है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज अ मेयर एग्रीमेंट बट इट इज नॉट प्रॉपर एग्रीमेंट। मैंने आपको कहा कि आप चाय पियोगे, आपने कहा हाँ मैं चाय पीऊंगा, तो ये क्या हमारे बीच में क्या एग्रीमेंट हो गया? आपने थोड़ी देर बाद मना कर दिया तो वो जस्ट एक प्रॉमिस हुआ। इन दोनों का सम प्रॉमिस बनाता है। अगर उसमें मैं कंसिडरेशन भी इंक्लूड कर दूं तो वो एक एग्रीमेंट बन जाएगा। लाइक मैंने आपको ऑफर किया कि आप क्या चाय पियेंगे, आपने कहा कि हाँ पियेंगे, मैंने कहा 10 रुपए उस चीज के लगेंगे, आपने कहा ओके, ऑफर आपने एक्सेप्ट किया, कंसिडरेशन 10 रुपीज, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन गया एग्रीमेंट। अब आप डिनाई करते हो, मैं 10 रुपए आपसे फिर भी ले लूंगा, क्यों? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हमने पढ़ा, एक एक करके हम समझते चले गए। ऑफर आ गया, प्लस में एक्सेप्टेंस आ गया, दोनों ने मिलके प्रॉमिस भी बना दिया, प्रॉमिस में हमने कंसिडरेशन ऐड कर दिया, कंसिडरेशन तीनों मिलके ये बन गए एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के को अगर इन्फोर्स बाय लॉ कर दिया जाए तो ये बन जाता कॉन्ट्रैक्ट। ओहो, मतलब प्रॉपर ये तो एक रेसिपी बन गई। जैसे कि कुछ पानी लिया, चाय पत्ती ली, उबाला, गैस गरम करी, उसके अंदर चीनी डाली, दूध डाला और बन गई चाय। चलो दोबारा से वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर कि अब बात कर रहे थे हम कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बारे में। तो ये साफ साफ समझ आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट इन सब का सम है और एग्रीमेंट यहां है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज अ वाइडर टर्म, एग्रीमेंट इज नैरोअर टर्म। कॉन्ट्रैक्ट, एवरी काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? अगर कुछ इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हुए तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते, पर हर कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो आप इसके अंदर भी डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग या कन्वेंसिंग। समझ ही गए होंगे ड्राफ्टिंग या कन्वेंसिंग में कितना ही डिफरेंस है। तो प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल रूल जो भी हम इसके लिए बना सकते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं सिर्फ एक एक शब्द में, एक एक वर्ड के अंदर खत्म करूंगा और पूरा डिस्क्राइब करूंगा आप, ताकि इसको आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको बना सको। कॉन्सेप्ट किस चीज से रिलेटेड? कि जो आप बनाने वाले हो उससे इंटेंशन भी कह सकते हैं, इंटेंशन ऑफ मेकर, वो समझनी जरूरी है। कल को आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हो, कोई लीगल एसोसिएट बनते हो, तो आपका क्लाइंट आपको कुछ ड्राफ्टिंग करने के लिए कहता है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल यही कहता है, इंटेंशन ऑफ द मेकर, कि वो आपसे ड्राफ्ट क्या करवाना चाह रहा है। दूसरा, अगला, नेम इंक्लूड करना जरूरी है। नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब मैं आगे जाके तुम्हें समझाऊंगा जरूर कि ड्राफ्टिंग हम एग्जैक्टली करते कैसे हैं, लेकिन अभी खाली प्रिंसिपल समझने के लिए कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम इंटेंशन ऑफ द मेकर समझेंगे, नेम, डिस्क्रिप्शन। वर्बोसिटी का यूज कम करें। वर्बोसिटी पता क्या होता है? नहीं पता? वर्बोसिटी होता है सेम काइंड ऑफ, क्या नाम है, सिनोनियम। जबरदस्ती हम यूज नहीं करते, कुछ स्पेशल लड़कियां करती नहीं है, मतलब सबके लिए नहीं है, कुछ करती हैं जो छोटी छोटी चीजों को ना बड़े बड़े वर्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि ब्राइट है, तो उसकी जगह वो यूज करते हैं स्पार्कन। तो कोई भी अलग वर्ड यूज करना या कोई भी ऐसा अट्रैक्टिव सा वर्ड यूज करना, तो उसको वर्बोसिटी कहते हैं। मतलब अननेसेसरी सिनोनियम्स का यूज करना। अगली चीज, जितना बढ़िया ड्राफ्ट करने वाला पर्सन होगा ना, वो उतनी ही पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज करेगा, नेगेटिव नहीं, नॉट नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है
कि ऐसे वो सेंटेंस में कोशिश करेगा कि ना ही यूज करें रेदर देन, लेस देन। तो ये चीजें ना नेगेटिव, जो नेगेटिव इम्पैक्ट यूज कर रहे हैं उनको नहीं करेगा वो, बल्कि मैं उस टॉपिक को एक पॉजिटिव मैनर में कैसे यूज कर सकते हैं वो ज्यादा यूज करने की कोशिश करेगा। अब हमने इसके अंदर पढ़ा था कि अगली चीज पढ़ी थी फॉलर्स रूल। फॉलर्स कौन था? ड्राफ्टिंग के अंदर कुछ एक अच्छा एसोसिएट था जो ड्राफ्टिंग रिलेटेड काफी नॉलेज रखता था, और उसके प्रिंसिपल भी हमको पढ़ने के लिए दिए हैं, लेकिन हमें ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री नहीं आ रही है, हमारे पास ड्राफ्टिंग आ रही है। तो जो उसने हमको रूल समझाए सिर्फ रूल से मतलब रखते हैं फिलहाल के लिए। तो पहले कहता है ये फैमिलियर वर्ड्स जो होते हैं को यूज करो, फार फिट वर्ड्स को नहीं। मतलब जितने भी फैमिलियर वर्ड यूज किए जा सकते हैं उनको यूज करो, जो आपकी रोजमर्रा में यूज होते हैं उनको यूज करो। सेकंड कहता है ये सिंगल वर्ड्स को रखो, ना कि सिनोनियम्स को, जो हम पहले भी अभी समझ चुके हैं। सिनोनियम्स को क्यों ना रखें? मैं ऊपर कुछ और वर्ड का मतलब रखते जा रहा हूं, आगे जाके उसको अगला सिनोनियम्स लिख दूं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है रीडर के मन में। थर्ड, कोशिश करो कि शॉर्ट सेंटेंस प्रिपेयर करो, ना कि लॉन्ग, ताकि जितना जल्दी और जितना आसान होगा सामने वाले के लिए पढ़ना उतना बढ़िया। अगली चीज, सेक्शन वर्ड्स यूज करो, ना कि रोमन। और एक्टिव वॉइस यूज करो, ना कि पैसिव। तो फॉलोअर्स के 4-5 रूल जो भी हैं कौन कौन से हो गया? पहला, फैमिलियर वर्ड्स को यूज करो, फॉरफिटेड वर्ड्स को नहीं, सिंगुलर वर्ड्स को यूज करो, सिनोनियम्स को नहीं, शॉर्ट वर्ड्स को यूज करो, लॉन्ग वर्ड्स को नहीं, सेक्शन वर्ड्स को यूज करो, रोमन को नहीं, एक्टिव वर्ड्स को यूज करो, पैसिव वर्ड्स को नहीं। और आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके दौरान, तो सम डूज एंड डोंट्स हम कह सकते हैं, जो कि बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही समझ आ जाते हैं। डूज क्या है? रिड्यूस करो सेंटेंस को, रिड्यूस वर्ड्स। अगर आप कुछ शब्दों में कुछ बात को समझा पा रहे हो तो उसको यूज करो। जैसे मैं रिड्यूस वर्ड लिखा तो मैं अगर पूरा सेंटेंस लिख दूं तो उसका भी मतलब कुछ अलग नहीं निकलेगा, उसका मतलब भी सेम ही निकलेगा। अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन। मतलब अब होता है ना कि पहले पैराग्राफ के अंदर भी हमने सेम बात लिखी है, अब उसी को इन अदर वर्ड्स और उसी को हम एक्सप्लेन करने पे लगे हुए हैं अननेसेसरी, तो उसे कहते हैं अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन। जितने छोटे वर्ड यूज कर सकते हैं एग्जैक्ट वर्ड यूज करने की कोशिश करो, और क्या नहीं करना तो वो पहले ही फॉलोअर्स के रूल थोड़े यूज कर लो, थोड़े जो आपने प्रिंसिपल से समझ आया है वो यूज करो। ऐसे वर्ड यूज मत करो जिनका मीनिंग आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सके। जैसे कि कंफ्यूजन क्या यूज करता है, जैसे हम इंडियंस को तो कुछ ज्यादा ही करता है एंड और, क्योंकि हम हिंदी में और को हैंड ही कहते हैं ना, एनी या नाउ या मे, शैल, तो ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इनको रहने ही दो, क्योंकि जितना यूज करोगे सामने वाले के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब कुछ टर्म्स हैं जिसको हम इंटरप्रिटेशन के मामले में समझेंगे। कुछ 3 ही टर्म्स बुक के अंदर दी हुई हैं। नॉट विद स्टैंडिंग, दूसरा सब्जेक्ट टू, तीसरा विदाउट प्रिजुडाइस। अब ये है क्या चीज, एक एक करके समझते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब हुआ कि कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं होगा, यही हुआ ना? हाँ, यही है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है कि अगर कोई क्लॉज लिखा हुआ है और उसके आगे नॉट विद स्टैंडिंग से स्टार्ट किया गया है, तो इसका मतलब कोई दूसरी चीज या कोई दूसरा एक्ट या कोई दूसरा रूल उसको प्रिवेल नहीं करेगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग। और ये अपने सेंटेंस के अंदर या ड्राफ्टिंग के एंड में बता ही देता है
कि नॉट विथस्टैंडिंग किससे, कौन इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो नॉट स्टैंडिंग हुआ आपका ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ सेक्शन, या जो आपने क्लॉज लिखा है वगैरह वगैरह। सब्जेक्ट टू का मतलब है ऐड हो रहा है, मतलब कोई चीज आपने ऐड करी है। जैसे मैं कह सकता हूं एग्जाम्पल, सब्जेक्ट टू कोई सेंटेंस है और उसके साथ मुझे ये चीज ऐड करनी है। जैसे मैंने आपको कोई राइट्स दिए प्रॉपर्टी के, आपको प्रॉपर्टी सेल करी, प्रॉपर्टी सेल के साथ साथ हमको ईजमेंट राइट भी सब्जेक्ट टू होते हैं, वो आप बना नहीं कर सकते, तो उसके एडिशन हुए। और विदाउट प्रोजेडाइज हुए, बिना नुकसान पहुंचाए, मतलब कि कुछ ऐसी चीज जो पहली वाली चीज को हार्म ना पहुंचा रही हो। छोटे से एग्जांपल से ऐसे समझते हैं, जनरल वाले से, मैंने आपको टी और कॉफी ऑफर किया, ऑब्वियसली टी इज ऑलवेज ओवर राइडिंग, ठीक है। टी अगर हमने ऑफर किए हैं तो प्लस में सब्जेक्ट टू क्या लग गया, मट्टी। और विदाउट प्रेजुडाइज का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी चीज जो इसको हार्म ना करे। मैं आपको सब्जी नहीं दे सकता इसके साथ कि चाय के साथ सब्जी भी है, क्योंकि वो उसके साथ हार्म करेगी। अब आगे हम अगला समझते हैं टॉपिक, कुछ गाइडलाइंस जो हमको ड्राफ्टिंग के अंदर यूज करनी चाहिए। गाइडलाइंस क्या हो सकती हैं, जैसे कि अभी ड्राफ्टिंग जब भी करोगे तो कोशिश करो कि लीगल डिक्शनरी को यूज करो। नहीं, एग्जाम के अंदर नहीं, लेकिन जब भी प्रोफेशनल बनते हो, लीगल एडवाइस दोगे, लीगल ओपिनियंस दोगे, तो आप कोशिश करो कि आपके जो वर्ड्स हो वो लीगल वर्ड्स हो। आप आम भाषा में बात मत करो, आप लीगल वर्ड्स में आपको यूज करना है, क्योंकि आप कल को जाके लीगल ईगल बनने वाले हो। तो कोशिश करो, जैसे कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है ब्लैक लॉ डिक्शनरी हो गई, ठीक। अगली गाइडलाइंस हो सके तो केस लॉ यूज करो। ये ड्राफ्टिंग, खाली मैं ड्राफ्टिंग कुछ ड्राफ्ट करने के लिए, अगर मैं आंसर की बात करूं, किसी क्वेश्चन का अगर आंसर दे रहे हो, तो अगर केस लॉ भी यूज करते हो और आपको कोई पता है, तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालता है आपके सॉल्यूशन के ऊपर। और कोशिश करो कि टेक्निकल वर्ड यूज तो करो, लेकिन उसका मीनिंग साफ हो। मतलब कुछ कुछ वर्ड्स का मतलब इतना डिफरेंट हो जाता है कि आप जो आप कहना चाहते हो उससे उसका मतलब ही अलग हो जाता है। तो कोशिश करो कि उनको ही यूज किया जाए। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है और हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर के लिए, जो कि हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप कनेक्टिंग। शेयर कर सकते हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर सकते हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार से और अच्छा कंटेंट लेकर आऊं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। थैंक यू।